हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार आपके लिए लाया हूँ कंपटीशन बैच, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो हम चालू कर रहे हैं आज। पिछले क्लास में हम थोड़ा पिछले क्लास की चर्चा कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़े थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है। तो ये आपको पहले क्लास में हमने बता दिया। अब अगली क्लास में इस क्लास में हम आपको बताएं कि आखिर क्यों बांटा गया, क्या कारण था कि सब उसके समूहों में बांटा गया, अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो वहां हमने देखा था कि दो भाग में बांट दिया गया, यानी दो भाग की ज्यादा चर्चा होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और तीसरा था सूक्ष्म विज्ञान, ये भी जान लेते हैं। और इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जो आपको हम बताए थे, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, जिसमें अलग अलग तरह से अध्ययन करना, अलग जीवों का अध्ययन करना है। लेकिन जब इसका वर्गीकरण किया गया तो इसमें मुख्य बात है, इसमें रखा गया कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? केवल जीव जंतु का, केवल जीव जंतु का। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे का। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि केवल जितने भी सारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव जंतु है उनको एक वर्ग बना दिया गया, जंतु विज्ञान के अंतर्गत रख दिया गया। और दूसरा जो पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे, झाड़ी, सब्जा, उस सबको वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रख दिया गया। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि इसका जो विभाजन था इसमें केवल इनको देख के पता चले कि ये पेड़ पौधे और ये जीव जंतु है, इसके आधार पर बांटा गया था कि इनमें कोई इनका गुण मैच कर रहा है, इसके आधार पर मैच नहीं बांट दिया गया। क्योंकि दोनों तो सजीव हैं, दोनों में वृद्धि होता है, जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे उनमें भी वृद्धि होता है और उनमें प्रजनन होता है। वो सब जीव जंतु परपोषी हैं और ये स्वपोषी हैं। परपोषी और जीव जंतु ये क्या है? स्वपोषी। तो यहाँ तो आधार बनाया गया कि बांटने का क्या मुख्य आधार है, बांटना क्यों आवश्यक है, इसका वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जीव जंतु जो है परपोषी है और ये पेड़ पौधे स्वपोषी है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण था कि जो देखने से पता चले कि ये पेड़ पौधे और ये जीव जंतु है, उसके आधार पर भी बांटा गया। और क्या था जिसमें देखा, और उसमें बांटे का मुख्य कारण और था कि आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी पाया जाता है। तो ये मुख्य कारण हो गया। अब कितने बहुत सारे कुछ जीव ऐसे भी हैं जो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। और कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो परपोषी हैं, केवल स्वपोषी पौधे नहीं होते, परपोषी भी पौधे हैं। तो इनमें भी कुछ समानताएं पाएंगे। अब ये देखने से पता चलता है कि इसमें आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी नहीं पाया। तो इसका वर्गीकरण जो है, ये इसका वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया। तो इसको हम बोलते हैं द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विजगत वर्गीकरण किसने किया, तो हम आप आराम से बोल सकते हैं कि अरस्तु ने किया। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। इन्हीं दो जगत में बांट दिया, जंतु जगत और वनस्पति जगत। तो लेकिन आगे चल के इसमें कठिनाई होने लगा। कठिनाई क्या होगा कि जीव जंतु जितने भी हैं उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हैं या अन्य जीव निवास कर रहे जो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। उनमें
बहुत सारे अंतर है। तो अब एक ही जगह अगर आपको एक ही थाली में मान लीजिए खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बना दी, अब उसमें सब्जी भी डाल दिया, सब्जी डाल दिया, तो अब उसको बोलेगा कि आपको अलग अलग करके खाना है, आपको बहुत परेशानी होगा। परेशानी तो होगा ही, क्योंकि उसमें ढेर सारी सब्जी है। अब आपको बोल रहा है चावल अलग करो और दाल अलग करो और सब्जी अलग करके तब खाना खाना है, तो ये मतलब संभव है, लेकिन क्या है, कठिनाई है, कठिनाई तो आएगा आपको। इसीलिए क्या करते हैं, अगर दाल चावल सब्जी अलग अलग बनाएंगे तो सुविधा रहेगा, हम केवल सब्जी चाहिए तो सब्जी हम लेके खा सकते हैं, दाल चाहिए दाल लेके खा सकते हैं। तो इस तरह इसमें क्या हुआ, इसी तरह का कंफ्यूजन हो गया कि भाई जीव जंतु में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दूसरे से मैच नहीं करते। इसमें क्या मैच नहीं करता, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, कुछ जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब इसमें तो आ गया जीव जंतु में, देख रहे हैं आपकी समानता है, विभिन्नता क्या उत्पन्न हो गया जीव जंतु में, जितने भी जीव जंतु थे। अब उसको तो अरस्तु ने क्या किया, एक वर्ग में रख दिया कि भाई आप जितने भी जीव जंतु उसको एक वर्ग में हमें रखना है, तो उसको रख दिया। लेकिन जब उस वर्ग में हम अन्य जीवों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमें कठिनाई होने लगती है कि कुछ जीव क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, किसी का विकास हुआ है किसी का विकास नहीं हुआ है। जब विकास नहीं हुआ तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए अब उस समुच्चय जीव का, पूरे जीव का अध्ययन करना पड़ेगा। जो बहुकोशिकीय एक कोशिकीय उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी एक पे निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पे आके कठिनाई उत्पन्न हो गई, क्या तो भाई कोशिकीय जीव है और दूसरा बहुकोशिकीय जीव है, कठिनाई क्या है। तो अब इस दोनों को भी अलग करना है, तो इस जीव को भी अलग करना पड़ेगा। तो इसके मत में कार्ल लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल लिनियस ने अपना जो मत है दिया कि भाई इस सब को अलग अलग वर्गों में रखा जाए, ताकि हम इसके बारे में सुव्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं या अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी एकदम सटीक मिल सके। कि हम अगर एक ही जीव को अध्ययन करेंगे और गाय का अध्ययन करना है, वो बहुकोशिकीय जीव हो रहा है, ठीक है, केवल गाय के, उसके अंतर्गत जितने भी उससे मिलता जुलता जीव होगा सब के बारे में हम अध्ययन यानी जान लेंगे कि गाय के, ठीक है, गाय के बारे में अध्ययन किया, अब गाय भैंस बकरी जितने भी उससे मिलते जुलते जीव है सबका अध्ययन एक ही से हो जाएगा। अब एक कोशिकीय, वो बहुकोशिकीय हो गए, अब एक कोशिकीय हो गए, एक कोशिकीय में क्या है, अब एक कोशिका वाले जीव का क्या है, अब वो बहुकोशिकीय जैसे संरचना तो रखते नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका। अब एक कोशिका का मतलब समझ लीजिए कि जिस वैसे जीव जिनमें केवल और केवल एक ही कोशिका पाई जाती है और उसी एक कोशिका से अपने वो सारे जीवन यापन कर ले, पूरा जीवन जीवित जी लेते हैं। उसी एक कोशिका के माध्यम से वो अपना वृद्धि भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और प्रजनन भी करते हैं। यानी सारी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं सभी के सभी एक कोशिका से हो जाता है, एक ही कोशिका के माध्यम से हो जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या हो जाता है, ये जो बहुकोशिकीय जीव है इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं संरचना बनाती है, जिससे कि वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मनुष्य को मान लेते हैं, ये क्या है, मनुष्य भी एक तरह का जीव ही है, लेकिन ये बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है मनुष्य क्या करता है, इसके हर एक कार्य के लिए अलग अलग अंग है। ऐसा है कि एक ही अंग से अब हम केवल हाथ में खाना रखें तो खाना खा लिए, ऐसा तो है नहीं। खाना उठाने के लिए हमारे पास अलग अंग है, चबाने के लिए भी अलग अंग है और निगलने के लिए अलग अंग है, और जब खाना हमारे अंदर जाता है तो खाना पचाने के लिए भी अलग अंग है। ये तो हो गया मनुष्य के बारे में कि बहुकोशिकीय है। इसमें आप समझ रहे हैं कि बहुकोशिकीय है कैसे कार्य कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं। और एक कोशिकीय में अमीबा को मान लेते हैं, अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अमीबा जो है, अमीबा की संरचना कुछ इस प्रकार होती है जिसमें एक ही केंद्र पाए जाते हैं और इनका कोई अंग खास विशेष नहीं विकसित नहीं होता।
अगर इनको खाना खाना होता है तो ये अपने संरचना को इस तरह से कुछ निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं हम कूटपाद। इस संरचना को बोलते हैं कूटपाद। कूटपाद कूटपाद का निर्माण करता है जिससे कि भोजन जब इसके नजदीक आता है तो ये भोजन के अपने तरफ पूरी तरह से घेर लेता है। जब भोजन घेर लिया तो भोजन इसके खाद्यान्नी में पहुंच जाता है, इसके अंदर पहुंच गया और यह संरचना स्वतः समाप्त होकर यह पुनः अपने संरचना में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोशिका का अमीबा का मुख है, कहीं हाथ है, ऐसा कुछ नहीं, ये सीधा इसके अंदर गया। अब ये खाद्यान्नी में जो होता है इसका भोजन का पाचन होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कोशिका सतह से घूमते रहता है और घूमते घूमते जहां से इसको जगह मिला ये फटकर निष्कासित हो जाता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ है निष्कासित हो जाता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं है, निष्कासित होने के लिए अलग अंग है और भोजन करने के लिए भी अलग अंग है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था कि आपको एक कोशिका और बहु कोशिका के बारे में जानने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे वर्गीकरण के लिए। तो वर्गीकरण में क्या था, अरस्तु ने जो द्विजगत वर्गीकरण दिया तो आगे चल के वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ज्यादा संतुष्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या था तो इसको अलग फिर से अध्ययन किया गया और इसका 5 जगत वर्गीकरण किया गया। तो हम आपको अभी बताते हैं 5 जगत वर्गीकरण कैसे हुआ, किस जगत में कैसे कौन से जीव को रखा गया। तो हम अभी आपको बताएं कि समस्त जीव विज्ञान को 2 समूहों में बांटा था, किसने, अरस्तु ने। और जीवधारियों का वर्गीकरण तो अरस्तु ने केवल 2 समूह में बांट दिया, एक था जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान केवल इन्होंने 2 समूह में बांट दिया। लेकिन कार्ल लिनियस ने समस्त जीवधारियों को यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति इसको दो वर्गों में यानी 2 जगत में वर्गीकृत किया। 2 साम्राज्य, इनका साम्राज्य अलग अलग कर दिया कि 2 साम्राज्य बनाया। एक था जंतु जगत और दूसरा था वनस्पति जगत, ये इसको पादप जगत। लेकिन ये दोनों जो है इसको पूरा नहीं करता था, किसको, पादप और जंतु शर्त पूरा नहीं कर रहा है कि इसमें जितने भी जीव हैं सभी पादप ही हैं और जितने भी जंतु हैं सभी जंतु हैं। तो इसमें कुछ समानता है जो कि अभी हम आपको बताएं कि कुछ एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कुछ पौधे भी हैं जो परपोषी हैं और जंतु तो परपोषी है ही, इसमें भी कुछ जीव हैं जो स्वपोषी हैं। ये जो जंतु पादप परपोषी हैं तो आप अमरबेल देख रहे हैं, कलश का पौधा देख रहे हैं, ये सब परपोषी पौधे हैं। तो ये तो आप पादप का शर्त पूरा नहीं कर रहा है। जब शर्त पूरा नहीं कर रहा तो भाई इसमें कैसे रहेगा, ये तो सवाल आता है ना कि भाई इसमें कैसे रहेगा, क्या कारण है। और कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजा, ये सब अब पादप है या जंतु है, इन सबों का जो है क्लियर नहीं कर रहा है। तो इन्होंने 2 जगत में वर्गीकरण करके छोड़ दिया। तो 2 जगत में ये शर्त जब पूरे नहीं कर रहे हैं, किसका, जंतुओं का, पादप का, तो तीसरा जगत स्वीडन के वैज्ञानिक ने जर्मन के वैज्ञानिक E.H. हिकल ने 1866 में तीसरा जगत दिया, प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा में केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। एक कोशिकीय जीवों को रखा गया और उसमें भी जो स्वकोषीय और परकोषीय लक्षण रखते हैं, दोनों लक्षण रखता है इसमें रहने वाले जीव। प्रोटिस्टा में जो जीव रह रहे हैं वो स्वकोषीय और परकोषीय लक्षण रखते हैं।
तीसरा जगत दिया प्रोटिस्टा, जिसमें कि केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। तो ये तो आप इसमें से तो अलग हो गया, जंतु में से ये वर्ग अलग हो गया, जिसको अलग कर दिया गया किसके आधार पर, कोशिका के आधार पर। तो इसमें आ गया एक कोशिकीय जीव। अब इसमें केवल और केवल एक कोशिकीय का ही अध्ययन होगा। जैसे हम बताए कि चावल दाल को अलग कर लेंगे, अगर चावल लेना है तो चावल ही लेंगे, दाल लेना है दाल ही लेंगे। तो इसी तरह इस वर्ग में, इस समूचे वर्ग में जितने भी एक कोशिकीय जीव होंगे उनका ही अध्ययन होगा, अन्यथा दूसरे जीवों का अध्ययन हम नहीं पढ़ पाएंगे, यानी उसमें अध्ययन होगा ही नहीं। उसके अगर आपको किसी विकसित जीव का अध्ययन करना है तो आपको आना पड़ेगा जंतु जगत में, ठीक है। लेकिन अगर एक भी विकसित जीव का अध्ययन हम सोच रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत मिला ले तो नहीं होगा। अब नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें वैसे जीव को रखा गया है जो कि एक कोशिका रूप से धारण, एक कोशिका के बने होते। तो अब इसमें आप आइएगा और केवल एक कोशिकीय जीव, आपको जो भी एक कोशिकीय जीव है उसको लेके आइए और इस वर्ग में मैच कर लीजिए। तो क्या होगा, हम जान लेंगे कि इसका जो भी लक्षण है सभी इसी में पाए जाते हैं। तो उसमें हमें अध्ययन करने में क्या होगा, सुविधा होगा। सुविधा क्या होगा कि ना उसके रहन सहन का हमें ज्यादा खोजबीन करना पड़ेगा, ना उसके खाने पीने का सोचना पड़ेगा, वो कैसे पोषण करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें दिया। केवल हमको देखना है कि जीव कैसा है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तुरंत हम निकालेंगे चार्ट और इसमें मिलाएंगे कि एक कोशिकीय जीव का चार्ट क्या है। इसमें देखेंगे एक कोशिकीय जीव का चार्ट प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्या वो शर्त क्या पूरा कर रहा है, तो ये कोशिकीय है, बहु स्वकोषी और परकोषी है, ठीक है, और यही सब पूरा कर रहा है। तो शर्त जब पूरा कर रहा है तो इस वर्ग में इसको रख देंगे। अब अगला वर्ग आता है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया। अब आपको पूछा जाएगा बैक्टीरिया का समूह क्या है, उसको किस वर्ग में रखा जाएगा। आपको या तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु या विषाणु क्या है, जीवाणु या विषाणु क्या है। इसको एक क्वेश्चन आपसे ये भी होता है कि सजीव है निर्जीव है, तो जीवाणु या विषाणु सजीव है या निर्जीव है। तो ये अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि ये जो है लक्षण प्रकट करते हैं। जिस अवस्था में जिस जगह रहते हैं उस जगह का लक्षण प्रकट करते हैं। तो लक्षण क्या प्रकट करते हैं, अगर मान लिया जाए इस बोर्ड में चिपका हुआ वायरस है, तो वो तब जब तक चिपका हुआ तब तक वो क्या है, निर्जीव है। और जैसे ही वो सजीव के टच में आता है तो वो क्या हो जाएगा, सजीव में मिलने के साथ ही उसकी कोशिका में जैसे प्रवेश किया तो वो उसका रूप धारण कर लिया, यानी सजीवों का रूप धारण कर लिया। तो इसमें भी कंफ्यूजन आ गया कि भाई और क्या है, ये ना एक कोशिकीय है, इनका कोशिका भी विकसित नहीं है। तो ये भी कंफ्यूजन है ना कि इसको हम किस जगत में रखें। तो ये हम तीनों में किसी में रख सकते हैं, किसी में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तो एक कोशिकीय आ ही गया तो इसका एक ही वर्ग बना दिया गया। अब ना ये कोशिकीय है ना बहुकोशिकीय है, तो ना इसमें रख सकते हैं और ना ही इसमें रख सकते हैं। तो इसका एक अलग वर्ग बना दिया गया। जितने भी जीवाणु विषाणु है उसका एक अलग वर्ग बनाया, उस वर्ग का नाम रखा गया मोनेरा। मोनेरा जिसको रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में चौथे जगत के रूप में प्रस्तावित किया। और उसने बताया कि इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव, उनका कैरेक्टर जो है, उनका लक्षण है, वो किस शर्त को पूरा करता है कि उसमें जो भी जीव रहेंगे उसमें ना कोशिका विकसित है, ना केंद्रक विकसित पाए जाते हैं, ना केंद्रक विकसित पाए जाते हैं। तो वैसे जीव को एक अलग ही वर्ग बना दिया, जैसे जीवाणु और विषाणु बना दिया कि भाई ठीक है इसको अलग वर्ग में रखा है। जितने भी दुनिया में वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस हैं सभी को एक अलग वर्ग में रख दिया गया। तो उसमें कोई क्या, इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी कोशिका विकसित नहीं होती है, कोशिका विकसित नहीं होती है। अब जब कोशिका विकसित नहीं है तो आप क्लियर हो रहे हैं ना, कोशिका विकसित नहीं है तो इसके लिए तो अलग चाहिए। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय या पादप जगत यहाँ कहीं रख सकते हैं, कहीं नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसका किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका एक अलग वर्ग बनाया, उस वर्ग का नाम रखा गया मोनेरा, जिसमें क्या है, केवल वायरस और बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा कितना वर्ग हो गया, 4 वर्ग।
1 2 3 और ये 4। अब एक वर्ग और बचता है, मतलब अभी तो हम कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या है, पादप न ही जंतु है, नहीं पादप है ना ही जंतु है। तो उनके लिए एक अलग वर्ग बनाया, उस वर्ग में केवल कवक को रखा गया, कवकों को उस वर्ग में। जैसे कि आप देख रहे हैं मशरूम क्या है, एक ईटेबल फंजा है, यानी खाने वाला कवक है। अब मशरूम को आप क्या कहेंगे, उसको हम पौधा कह सकते हैं। अगर पौधा कहते हैं तो पौधे में जो शर्त है वो पूरा नहीं कर रहा है। अगर पादप कहते हैं, पादप में क्या शर्त है, पादप एक तो बहुकोशिकीय है, ये भी बहुकोशिकीय है, हो सकते हैं दोनों है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों है, ठीक है, एक शर्त पूरा कर रहा है। दूसरा शर्त क्या है, ये स्वपोषी है, स्वपोषी है। लेकिन कवक जो मशरूम है, आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो है कूड़ा कचरा का ढेर है, वो उस जगह पे मशरूम सफेद कलर का निकलता है, तो आप देखे होंगे कि वो कहीं किसी तरह से हरा नहीं होता है, या हरा नहीं होता है मतलब वो आपको लग रहा है पौधा है तो भाई जितने भी पेड़ पौधे वो सभी हरे होते हैं, क्योंकि वो स्वपोषी होते हैं और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो हरे दिखते हैं। तो और उसी कारण से वो भोजन स्वपोषी होते हैं और भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कवक जो है, जो मशरूम है, मशरूम की जो बात कर रहे हैं हम लोग, मशरूम ये ईटेबल फंजाई है, लेकिन ये जो इसका रंग जो होता है ये हरा नहीं होता है। जब हरा नहीं होगा कि भाई स्वपोषी तो है और तो भाई हरा नहीं है, मतलब स्वपोषी स्वपोषी क्या, पादप में जितने भी जीव आते हैं सब स्वपोषी है, लेकिन ये स्वपोषी नहीं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये मृत कार्बनिक पदार्थ से, मृत कार्बनिक पदार्थों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब मृत कार्बनिक पदार्थ में सड़े गले पदार्थ जो है, उसी से यह उसका अवशोषण करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कि ये अपनी वृद्धि विकास प्रजनन जो भी है करते रहते हैं। ये था हमारा क्या, 5 जगत वर्गीकरण, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। अब जीवधारियों कितने समूह में बांटा गया, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 5 जगत में बांटा गया है, ठीक है। अब 5 जगत पूछा जाए आपसे कि ये 5 जगत कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप यानी प्लांट इसको बोलते हैं, एनिमेलिया और कवक, ये 5 हो गए। नहीं, किसी भी तरह से आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, यानी 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। अब 5 जगत का क्या रिएक्शन है, अगर इसमें आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो रही हो समझने में कि 5 जगत हम नहीं समझ पाए, तो आप फिर से कमेंट कीजिए, या हम इसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि 5 जगत किस तरह और सटीक से बताने की कोशिश करेंगे, 5 जगत को वर्गीकृत कैसे किया गया, इसमें कोशिका संरचना किस आधार पर रखा गया, कोशिका संगठन किस आधार पर रखा गया, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।